इंसानियत का तकाजा है, जब घर में कोई भूखा हो तो पहले निवाले का इंतजाम किया जाता है, और जब आपके कंधों पर देश चलाने का भार हो, आपकी आवाम भूखी हो, तो आप क्या करेंगे? खाने का इंतजाम करेंगे या हवा हवाई डील करेंगे? नमस्कार, कचहरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज कचहरी में देश की सुरक्षा और भविष्य के सुदर्शन चक्र पर कचहरी लगाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने सिखाया है कि युद्ध के लिए नया सिस्टम अपनाना होगा, और इसी सिस्टम में बाज कहां से आ गया है ये समझेंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से नाटो जैसी डिफेंस डील की, लेकिन जिस वक्त डील हो रही थी, पाकिस्तान की अवाम वजीर आजम शहबाज को खोज रही थी, क्योंकि आटे वाले कनस्तर खाली हैं। क्या पाकिस्तान के दो बड़े सूबों में आटा इमरजेंसी लगने वाली है? समझेंगे। आज देश में एप्पल का नया आईफोन लॉन्च हुआ है। कई शहरों में भीड़ लगी, लेकिन भीड़ से ज्यादा अब फोन के कलर पर बातचीत हो रही है। इसके अलावा आज किसने कहा कि मुसलमान हूं, भगवा पसंद है, ये जानेंगे 8:30 बजे। आपको यूपी के बहराइच भी ले चलेंगे, जहां एक बार फिर आदमखोर का आतंक लौट आया है। मेरे सहयोगी रणवीर की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले फास्ट ट्रैक कचहरी में देश विदेश की खबरें। फिर पाकिस्तान का असली चेहरा हुआ बेनकाब लश्कर कमांडर कासिम ने माना, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मुरीद के कैंप में भारी तबाही। साथ ही कहा, अब पहले से बड़ा कैंप बनाने की तैयारी। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी से क्लीन चिट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स में बड़ा उछाल। अदानी गैस 10%, अदानी पावर 8%, तो अदानी एंटरप्राइजेस 4% तक चढ़े। 66,000 करोड़ रुपए बढ़ा अदानी ग्रुप का मार्केट कैप। लखनऊ प्लॉट घोटाले में बड़ी कार्रवाई। मुलायम सिंह की समधन और अपर्णा यादव की मां समेत 5 अफसरों पर एफआईआर दर्ज। प्रदर्शनी जानकीपुरम आवासीय योजना के भूखंड आवंटन घोटाले में लंबे समय बाद कड़ी कार्रवाई। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का फिर हिट विकेट। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, कहा जंग की जरूरत नहीं, पड़ोसी से रिश्ते सुधारे जाएं। पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र के बाढ़ पैकेज पर उठाए सवाल। एनडीटीवी से बोले, राहत देने के नाम पर फ्लड टूरिज्म कर रहे थे केंद्र के मंत्री। पटना के गांधी मैदान में आज फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। 1,20,000 सीटों पर बहाली की मांग की। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन चलाया। एक साथ 58 जगहों पर छापेमारी, कई कुख्यात गैंगस्टर्स के गुर्गों को दबोचा। पहाड़ों पर नहीं रुक रहा कुदरत का कहर। किन्नौर के थाच गांव में बादल फटने से 3 नालों में भीषण बाढ़ आ गई। लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने को मजबूर। शिमला में एडवर्ड स्कूल के पास हुई भारी लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 5 को बंद करना पड़ा। पिछले कई घंटों से आवाजाही ठप। प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में इस बार अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच गयाजी में एक साथ बैठकर कई विदेशी श्रद्धालुओं ने किया पिंडदान। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज कचहरी की पहली पेशी में आपको सीडीएस जनरल अनिल चौहान का एक बयान याद दिलाते हैं। कुछ दिन पहले जनरल चौहान ने भारत और भविष्य के युद्ध को लेकर बात की। उन्होंने कहा था कि भविष्य के युद्ध आज के हथियारों से नहीं लड़े जा सकते, और इसीलिए सेना को आधुनिक बनाना होगा, खुद को वक्त के हिसाब से ढालना होगा, और अब इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉडर्न वॉरफेयर के तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन सबसे घातक हथियार बनकर उभरे हैं, जो न केवल निगरानी के लिए बल्कि एम्यूनिशन को अटैच कर आम ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा किया भी है। लेकिन अब खास ड्रोन ट्रेनिंग ईगल इन द आर्म की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को ड्रोन ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। ड्रोन कमांडोज बनाए जा रहे हैं। भारतीय सेना की ड्रोन क्रांति। हर सैनिक के हाथ उड़ता हुआ बाज। दुश्मनों का यमराज बनेगा
ड्रोन योद्धा। बाज जैसी होगी सैनिकों की नजर। भारतीय सेना अब नई युग की नई लड़ाई की तैयारी कर रही है। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए आधुनिकता पर जोर दिया जा रहा है। He says, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इसे क्या आता जाता है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इसे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला, नूतन रचनाएं, नई सोच, नूतन साधन, नव भाव, नूतन उमंग से बने रहते हैं वीर नूतन। हर भारतीय जवान भी वीर बना रहे, इसके लिए अब हथियार के साथ साथ ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने की तैयारी भी हो रही है। हिंदुस्तान की सेना ने इस पहल को ईगल इन द आर्म नाम दिया है। जिसका साफ मतलब है कि अब हर सैनिक की ताकत में एक उड़ता हुआ बाज भी शामिल होगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने बड़े पैमाने पर ड्रोन और स्वाम तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे न केवल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि चीनी HQ-9 और HQ-16 को भी फेल साबित कर दिया गया था। हिंदुस्तान के ड्रोन ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस रडार साइट्स को अंधा कर दिया था, सटीक हमले कर भारतीय वायुसेना को गहरी पैठ बनाने का मौका दिया। ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रणनीति जो है नई होनी चाहिए हर एक बार आपकी। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। इसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफी नीचे चलता है और काफी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाए या उसको डाउन कर पाए, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन के अचूक वार से ही अनुभव लेते हुए भारतीय सेना ने तय किया है कि हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून होगा। आर्टिलरी रेजिमेंट्स को काउंटर ड्रोन सिस्टम और लॉयटरिंग म्यूनिशन से लैस किया जाएगा। देहरादून IMA, महू इन्फेंट्री स्कूल और चेन्नई OTA में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जा चुके हैं। अभी 19 और ट्रेनिंग सेंटर बनाने का प्लान है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना 1000 ट्रेनिंग ड्रोन और 600 सिमुलेटर खरीदने की भी तैयारी कर रही है। सेना की यह तैयारी ऐसे ही नहीं, इससे पहले करगिल विजय दिवस के मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कर दिया था कि अब हमारा हर सैनिक अपने साथ केवल बंदूक नहीं बल्कि उड़ता हुआ बाज लेकर जाएगा, जिससे हमारी मारक क्षमता आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। मॉडर्न वॉरफेयर की तैयारियों के बीच भारतीय सेना की ईगल इन द आर्म वाली ये पहल बताने के लिए काफी है कि जैसे अपने दुश्मनों को भारत ने पहले जवाब दिया है, वैसा ही मुंहतोड़ जवाब आने वाली जंगों में भी दे दिया जाएगा। फिर चाहे वो ड्रोन वर्सेस ड्रोन की लड़ाई हो, चाहे निगरानी हो या फिर दुश्मन पर सटीक हमला। भारतीय सेना अब ड्रोन सेना बन रही है। हर सैनिक कुशल ड्रोन सैनिक होगा, यानी ईगल इन द आर्म, जो न केवल दुश्मन पर नजर रखेगा बल्कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी देगा। ये ड्रोन हर मोर्चे पर भारतीय सैनिकों का साथ देंगे। मतलब साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने जो रास्ता दिखाया है, अब भारतीय सेना उसी रास्ते को एक स्थायी रणनीति में बदल रही है। NDTV के लिए राजीव रंजन की रिपोर्ट। दरअसल ड्रोन टेक्नोलॉजी ने युद्ध का पूरा चेहरा ही बदल दिया है। पहले इनका सीमित इस्तेमाल होता था, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर के दौर में ड्रोन पर हर बड़ी सेना अब अहम समय लगा रही है, रिसोर्स लगा रही है, जो सिर्फ निगरानी और जासूसी तक ही सीमित नहीं है बल्कि सटीक हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी तक का टारगेट हिट करने के साथ ही युद्ध भूमि के नए नियम भी तय कर रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के देश ड्रोन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अमेरिका का MQ-9 रीपर आधुनिक युद्ध का सबसे भरोसेमंद ड्रोन है। 27 घंटे उड़ान भर सकता है और करीब 1700 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है। दूसरा है
तुर्की का बैरक्टर TB2 जो आधुनिक युद्ध का गेम चेंजर साबित हुआ है। कम कीमत, आसान ऑपरेशन की वजह से जो महंगे ड्रोन नहीं खरीद सकते हैं। तीसरा है तुर्की का तयांका जो बैरक्टर TB2 से ज्यादा सक्षम ड्रोन है। 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ान भर सकता है, भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके बाद आता है चीन का विंग लूंग 2 ड्रोन जो अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसा दिखाई देता है। ये 32 घंटे तक उड़ सकता है और एक बार में 12 मिसाइल ले जा सकता है। बात रूस के ओरियन की जो 24 घंटे उड़ सकता है और 250 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। अब तस्वीरें देखिए नॉर्थ कोरिया की, जहां हाल ही में एक नए ड्रोन का परीक्षण किया गया और इस दौरान मौजूद किम जोंग उन ने इस ड्रोन के प्रदर्शन को भी देखा। ये ड्रोन वैसे तो अमेरिकी ग्लोबल हॉक जैसा दिखता है, लेकिन इसका इस्तेमाल लंबी दूरी की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है और यही वजह है कि इसके परीक्षण के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन का आदेश दे दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे पास आ रही है एक बड़ी खबर जिसकी जानकारी आपको दे दें। ये मणिपुर से, आपको बता दें मणिपुर में हुए हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए हैं। मणिपुर के गवर्नर ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और उन्होंने दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मणिपुर के गवर्नर ने हमले की कड़ी निंदा की। इम्फाल के नामबोल इलाके में राइफल्स के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया गया। यह हमला आज शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच हुआ। 2 जवान असम राइफल्स के इसमें शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। घात लगाकर हमला किया गया। जिस समय आर्मी की ट्रक का यहां से मूवमेंट हो रहा था उस दौरान ये हमला हुआ। आज शाम 5 से 6 बजे के वक्त का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है जिस दौरान ये अटैक किया गया। एक तरफ दुनिया ड्रोन पर जोर दे रही है तो वहीं भारत ड्रोन के साथ आत्मनिर्भर भारत बनने पर भी जोर दे रहा है और इसी का नतीजा है कि अब बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की असेंबलिंग बेल्ट पर स्वदेशी तेजस बनकर तैयार है जो जल्द ही भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन तेजस कैसा दिखता है, कैसा है तेजस के कॉकपिट का नजारा, ये देखने के लिए NDTV HAL की असेंबली पॉइंट पर पहुंचा। आ रहा है तेजस, जल्द आसमान में दिखेगी बादशाहत। हवा का प्रहरी दुश्मनों पर पड़ेगा भारी। भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है क्योंकि अब तेजस तैयार है बारूद बरसाने के लिए, तैयार है दुश्मनों को जवाब देने के लिए। इसी तेजस फाइटर जेट की खासियत जानने आज पूरा तेजस है मेरे साथ। NDTV के साइंस एडिटर पल्लव बागला HAL की तेजस असेंबली लाइन पहुंचे जहां ये स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार हो रहा है। वहीं से आपको दिखाते हैं दुश्मनों के लिए काल बनने वाले तेजस के कॉकपिट का नजारा। मैं तेजस के अंदर बैठ रहा हूँ। पहली बारी तेजस मैंने देखा था जब उसका छोटा सा विंग था एक केवल। तो आज जब तेजस में बैठ रहा हूँ तो ये मुझे बहुत लुभा रहा है कि भारत का अपना हवाई जहाज आधे विंग से देख के आज पूरा तेजस और मैं उसके अंदर बैठा हूँ। अब बताइए सर इसके अंदर क्या क्या है। ये जो मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस है जी, इसमें पूरे पायलट के इंफॉर्मेशन आएगा। ये है हेड अप डिस्प्ले ओके। और बाकी के यहाँ पे जो ये है ये थ्रस्ट लीवर है इंजन का और जितने भी इक्विपमेंट है बाकी सब यहाँ पे एर्गोनॉमिक डिस्प्ले है। तो आज देखेंगे कि पहले जमाने से अगर कंपेयर करेंगे तो काफी डायल्स होते थे, अब वो डायल्स हट के 3 स्क्रीन है और पूरा इंफॉर्मेशन चाहे वेपन का हो, इंजन का हो या आपके फ्लाइट पाथ का हो, सब कुछ ये 3 स्क्रीन पे आ जाए। ये इसका फ्लाइंग क्वालिटी इतना अच्छा है कि ये आपको गलती करने नहीं देगा। इसका सॉफ्टवेयर कंट्रोल इतना अच्छा है कि अगर आप गलती भी करेंगे तो अपने आप वो करेक्ट करेगा। तो इसके बहुत एडवांस्ड एवियोनिक्स है और सॉफ्टवेयर भी बहुत एडवांस है। तेजस फाइटर जेट की खासियत आपने जानी। ऐसे ही 9 और तेजस लड़ाकू विमान HAL की असेंबली लाइन पर बनकर तैयार है। टेक्नोलॉजीज है ये पूरे 4.5 जनरेशन वाले टेक्नोलॉजीज है, तो उस हिसाब से ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसमें हेलमेट माउंटेड सिस्टम है जो पायलट हेलमेट माउंटेड सिस्टम यूज करेगा और इसको हम पॉड लगा सकते हैं, ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो जितने भी हार्ड पॉइंट्स है ये जो नीचे दिख रहे हैं ये वाले हाँ, जो हार्ड पॉइंट्स पे आप वेपन्स लगा सकते हैं और टारगेटिंग पॉड भी लगा सकते हैं।
तो उस हिसाब से जो भी 4.5 जनरेशन, इसमें एक बहुत कैपेबल मिशन कंप्यूटर है जिससे हम किसी तरह का वेपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। साफ है, तेजस की शक्ति और खासियत से न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है, बल्कि एनडीटीवी पर तेजस की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत के दुश्मनों की टेंशन भी बढ़ाने वाली है। वैसे आज एक लाइन भारत में भी लगती दिखाई दी। देश के कई शहरों में लोग रात से ही लाइन लगाए दिखाई दिए। वैसे तो भारत में बस के लिए, रेल के लिए, लोकल ट्रेन पर चढ़ने के लिए और तो और मंदिरों में दर्शनों तक के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। नौकरी के लिए भी लाइन लगती है, लेकिन ये लाइन कुछ खास थी। दरअसल भारत में आईफोन 17 लॉन्च हुआ और इसीलिए दिल्ली से लेकर बेंगलुरु, मुंबई तक में आईफोन खरीदने वालों के भीतर वो क्रेज दिखाई दिया। वैसे देश में हर चीज धर्म के चश्मे से भी देखी जाती है इन दिनों। कुछ कलर धर्म की पहचान बन जाते हैं, लेकिन मोबाइल के मामले में ऐसा नहीं है। युवाओं ने धर्म में कलर वाली कथित दीवार गिराकर भी खरीदारी की। अगर कोई चीज दो धर्मों को एक दूसरे से मिलाती है, कोई रंग एक दूसरे को पास ले आता है, लोगों को जोड़ता है, तो यकीनन ये पहल अच्छी है। जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की इन तस्वीरों को देख रही थी, तो कई लोगों को इनमें एक ब्रांड का क्रेज दिख रहा था। कुछ जगह धक्का मुक्की की खबरें भी आई और तस्वीरें भी सुर्खियां बनी। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दिल्ली के इस नौजवान को अपने पसंदीदा ब्रांड के साथ फोन का केसरिया कलर नजर आया। मैं सुबह से ही लाइन में लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और काफ़ी मतलब पकड़ के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ जीत लिया है मैंने। तो अभी कॉस्मो ऑरेंज कलर भी बड़ा खतरनाक सा बढ़िया सा लग रहा है। इस बारी इस कलर का ज़्यादा क्रेज़ होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। ये युवा आखिर की दो लाइनों में वो बात कह गया जो पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रणनीति के लिए एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड की तरफ ले जा सकती है। खासकर उन लोगों को यह बयान जरूर सुनना चाहिए जो धर्म के आधार पर वोटरों को डिवाइड करने की कोशिशें करते हैं। इस बारी इस कलर का ज़्यादा क्रेज होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। सवाल, क्या एक फोन जेनजी की नब्ज टटोल रहा है? क्या फोन का कलर वोट की प्राथमिकता बताता है? क्या फोन के कलर से पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति तय हो सकती है? कौन सा लिया है सर आपने? प्रो मैक्स लिया हो सर। प्रो मैक्स लिया है। कितना अलग है बाकी आईफोन से? वो अभी चेक करूंगा सर। चेक करूंगा। ये वही ऑरेंज कलर वाला है जो सबसे ज्यादा आजकल डिमांड में है? हाँ सर वही है। तो 17 Pro Max in cosmic orange, the new color. Yes. So, और आपने कौन सा लिया? 17 Pro Max, कलर भी शर्ट का सेम और फोन का भी सेम। एक तो स्क्रीन की क्वालिटी, प्रोसेसर अच्छा कर दिया और सबसे बढ़िया बात कि कलर बहुत अच्छा इसका कर दिया और हाथ हाँ और कैमरा भी इम्प्रूव किया इन्होंने। और हमारा तो यह है कि हर साल हमारा का होता है कि हमें लेना ही लेना। रंगों की पसंद से सियासत की करवट पर यह सवाल बेमानी नहीं है, क्योंकि दिल्ली हो या फिर मुंबई, दोनों जगह जेनजी खासकर एक विशेष वर्ग के लिए यह क्रेज बढ़ता ही दिखाई दिया। इनसे मिलिए, ये अमान मेमन है। अपने लिए तो फोन लिया ही, परिवार के लिए भी ले लिया, वो भी भगवा कलर वाला। कह रहे थे 6 महीने से फोन का इंतजार कर रहे थे। फोन का कलर शानदार। मैंने 3 यूनिट्स लिया हूँ। क्या क्या इंटरेस्टिंग है जो आपको आईफोन की ओर खींचता है? और इस बार शायद कलर वलर जो है वो थोड़ा अलग है। इस बार मुझे एक्साइटेड इसलिए था मैं ये चीज़ के लिए क्योंकि इस बार एप्पल ने न्यू डिज़ाइन लॉन्च किया है और इसमें A19 प्रो की बायोनिक चिप डाला है जो कि प्रोसेसर बहुत फास्ट है। कलर का किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। कलर कलर है और आदमी की अपनी पसंद है। तो हाले कलर वाले को कह दिया जाता है ये इस्लामी कलर है, और जो पीला कलर इस्तेमाल करते हैं लोग तो उसको कह दिया जाता है भगवा कलर है ये। तो कलर पर किसी की इजारादारी नहीं है। अब रह गई भगवा कलर की, जिस मोबाइल की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़के ने खरीदा और उसको पसंद आया,
उसने कहा मैं इस कलर से मोहब्बत करता हूँ। मुसलमान इस कलर से नफरत नहीं करता। फोन के फीचर्स हो या फिर फोन का कलर, ये लोगों की पर्सनल चॉइस हो सकते हैं, लेकिन कड़वी हकीकत ये भी है कि रंगों को लेकर राजनीति की रोटियां सेकी जाती रही हैं। कई मोहल्लों की पहचान कलर से ही होती है और फिर उसी हिसाब से वोटरों की पड़ताल। हालांकि जेनजी की सोच अलग है। वैसे ये काफी अच्छा डिवाइस था एंड they've been doing incremental updates on it. तो with a better camera and better cooling, better processor, I think आपको और कुछ नहीं चाहिए यार. It was a great phone. Of course, you got orange color for the first time. Oily Pros में हमेशा black silvers रहते थे. It's a different touch. People think काफी loud भी हो सकता है, but you have to experience it in person. हम रात के 12 बजे समथिंग से लाइन में लगे हुए थे। मतलब भीड़ तो थी, लेकिन हम फिर भी सबसे जल्दी आने का ट्राई करा था। काफी सारे लोग हमसे आगे भी थे, लेकिन हम फिर भी हमने सोचा था कि हमें ऑरेंज कलर ही लेना है, क्योंकि ये यूनिक कलर था। इस बार नया मॉडल निकला है, इसमें इसका मॉडल चेंज है, इसका कलर चेंज है। ये यूनिक कलर है, क्योंकि ये अभी तक ऑरेंज कलर में निकला नहीं था। हालांकि जेनजी की सोच अलग है। वो दिमाग के जाले हटाकर आगे बढ़ता है और यही वजह है कि पुराने ढर्रे पर चलने वाली सियासत 2 मिनट में साफ हो जाया करती है। जैसा नेपाल में दिखाई दिया और अब हिंदुस्तान में ये लाइन ट्रेंड कर रही है। मुसलमान हूं मगर भगवा रंग मुझे पसंद है। आइए बढ़ते हैं आगे। कचहरी में पेशी अब दुनिया से जुड़ी उन खबरों की जो बड़ी खबरों के शोर में कभी कभार दब जाती है। पेरिस में एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। मैक्रो सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आई, हालांकि बाद में इन पर काबू पा लिया गया। इस प्रदर्शन की वजह से पेरिस मेट्रो समेत शहर की दूसरी सर्विसेज पर काफी देर तक असर पड़ा। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए, जिनमें टैक्स में कटौती शामिल है। लोगों का कहना है कि मैक्रो सरकार में जनता की बजाय मैक्रो के उद्योगपति दोस्त का फायदा हुआ। रूस की धमकियों के बीच यूरोप के देश युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। पोलैंड ने अभी तक की अपनी सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज को और तेज कर दिया है। इसमें 60,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रीनलैंड में डेनमार्क की सेना ने भी युद्ध कौशल का दम दिखाया। रूस कह चुका है कि नाटो ने उनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन वॉरफेयर को और तेज कर दिया। निप्रो रीजन में रूस के ड्रोन यूनिट ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ हमले किए। रूस की ड्रोन यूनिट के साथ साथ आर्टिलरी भी मैदान में डटी हुई है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के अग्रेशन का उसी ताकत के साथ जवाब दिया जा रहा है। इस ब्लास्ट के साथ यूरोप में दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड रेल टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो गया। इस मौके पर इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर मौजूद थे। दोनों ने एक साथ लीवर पुश किया और इसी के साथ ब्रेनर बेस टनल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। सुरंग बन जाने से वेरोना और म्यूनिख की दूरी 2.5 घंटे, जबकि मिलान और पेरिस का सफर 4.5 घंटे कम हो सकता है। इटली के युद्धपोत पर यह फरारी ऐसी दौड़ी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इटली के ड्राइवर फैबियो बेरोन दुनिया के ऐसे पहले शख्स बन गए हैं जिन्होंने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा से युद्धपोत पर कार दौड़ाई। 236 मीटर का डेक था और बेरोन के पास फरारी SF90। देखते ही देखते 101 मील प्रति घंटा यानी 164 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये फरारी दौड़ी। पिछले साल बेरोन ने ही दूसरे युद्धपोत के डेक पर 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस रेस के लिए 160 घंटे की सिमुलेशन प्रैक्टिस की थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 20 दिन में बहराइच के केसरगंज और महसी तहसील के कई गांवों में भेड़ियों ने हमला किया है, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बहराइच के जिन गांवों में भेड़ियों की दहशत है, वहां साइकिल पर स्पीकर लगवाकर लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। सुबह, दोपहर और शाम को लोगों को आगाह किया जा रहा है। हालात समझने के लिए NDTV भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 20 दिन, 11 हमले, 2 मासूमों की मौत। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, वो दबे पांव आता है और बच्चों का शिकार करता है। गांव-गांव में फैला है आदमखोर का डर। ये तस्वीरें हैं आदमखोर के आतंक की, जिसने यूपी के बहराइच में लोगों की नींद उड़ा रखी है। 1 साल पहले भी इसी जिले में भेड़िया का आतंक था और अब एक बार फिर लोगों में भेड़िए को लेकर डर का माहौल है, दहशत है। बीते 20 दिनों की बात करें तो 11 हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। दहशत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले हफ्ते रात में लगभग 3 बजे एक भेड़िया 3 महीने की बच्ची को घर से खींच कर ले गया था। 12 और 13 सितंबर की रात थी जब एक मां अपनी 3 महीने की बेटी को दूध पिला रही थी
और उस वक्त अचानक एक भेड़िया आया और वो भेड़िया उस छोटी सी बच्ची को माँ की गोद से लेकर के भाग गया। और हुआ क्या, कुछ घंटे बाद बच्ची का शव मिला। मैं ठीक उसी जगह मौजूद हूँ, बहुरवा गांव है बहराइच का, और यहाँ पर वो माँ चारपाई डाल के सो रही थी और बच्चे को दूध पिलाने उठी थी। बच्चे के पिता हमारे साथ हैं। क्या नाम भैया आपका? दिनेश तिवारी। तिवारी जी, ये 12-13 तारीख की घटना है। हाँ, क्या हुआ था? उस 3 बजे रात की घटना है। हम वहाँ पर लेटे थे द्वारे और यहाँ पर उनकी माँ लेटी थी। 3 बजे रात में जब वो कनिया में दूध पिलावत रहे और कनिया से छीन करके भागा तो वही चिल्लानी तुरंत है। हम वहाँ लेटे थे, तुरंत टार्च मंगावा, वही जंगल में वो कूदा, आगे पीछे से हम कूद गए। तो वहाँ तक गए लेकिन रात में हमको कहूँ दिखाई नहीं पड़ा। फिर हम लौट आए, फिर एक चक्कर गए, फिर नहीं मिला। फिर सुबह 5 बजे जब गए तब वहाँ बिटिया के पहले भूसड़ पहले रहे वो मिला, हाथ में बासलेट पहले रहे वो मिली। फिर आगे बढ़े तो जहाँ पर खईस रहा है खून के धब्बा पाती में गन्ना के लगे थे। फिर अत्ता वो खोपड़ी की हड्डी ऊंचे के टुकड़ा बचा रहा है, वहाँ चबाए का उगिल धीस रहा है वो। बाकी हाथ पैर गोड़ जितने रहे सब खाएगा, कुछ बचेबे नहीं की। इस इलाके में तो रहा है लेकिन इधर रहा है महासी के तरफ, हमारे इधर न रहा है। तो इस बार आप लोग को लग रहा था ऐसी कोई घटना? हम जानते रहा है कि वो अंते है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से वो दिन उठाए ली तो हम जाना कुतवा है। और जब वो दौड़ के हाँ हमारे हाथ में ऐसे रिपा मुँह था, जो आस मुँह भर के वह नटैन पकड़ीस और लेके भाग हम चिल्लाने यहाँ पौड़े उठी से उठे ये कूद का गए जंगल, लेकिन पैन नहीं। कुछ कहना चाहिए? कबहू नाय भवा रहा ये जो नफसिल भाई कबहू नाय भा। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जगह जगह पेड़ों पर कैमरे लगे दिखाई दिए, जिससे भेड़िए के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। लेकिन आदमखोर अब तक पकड़ से बाहर है। प्रभावित इलाके को 4 सेक्टर में बांटा गया है। वन विभाग की 32 टीमें गश्त दे रही हैं। थर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। नाइट विजन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह पिंजरे लगाए जा चुके हैं। रात में गांव वाले इलाके में गश्त दे रहे हैं। तो ये वो पिंजरा है जिस पिंजरे को जंगली जानवर, खासतौर पे जो भेड़िया इस इलाके में आतंक फैलाया, उसको पकड़ने के लिए लगाया गया। समीर भाई, ये काम कैसे करता है? ये सर रात में बकरी अंदर कर देते हैं। अच्छा। जी, जैसे जी तो बकरी जैसे इसके अंदर डाल देंगे और ये गेट खुल जाएगा रहेगा सर जी। ये अच्छा जी जी तो वो मतलब बकरी के लालच में आए और जी आए तो आएगा तो फिर ये बंद कैसे होगा? जी ये ऑटो बंद हो जाएगा, ऊपर खड़ा होता है सर। जैसे वहाँ पकड़ेगा सर, जैसे वहाँ रखेगा ये नीचे आ जाएगा। एक तरफ वन विभाग आदमखोर को पकड़ने में जुटा है तो वहीं पूरे इलाके में साइकिल पर स्पीकर लगाकर गांव वालों को सावधान रहने की अपील की जा रही है। जैसे ही कोई जानवर इसके अंदर घुसेगा, पाँव रखेगा और दबाव पड़ेगा, वैसे ही ये जो पिंजरा है ये पिंजरा खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद जब वन विभाग के लोग होंगे तो वो इसको जो है पकड़ करके लेके जाएंगे। तो ये सेफ्टी के लिहाज से आप देखिए कि कैसे पिंजरे को होल्ड किया जाता है। तो यहाँ एक व्यवस्था है इस पिंजरे को, तो ये डंडा लगाया गया है अभी फिलहाल दिखाने के लिए, लेकिन इस तरह से जो पिंजरा है यहाँ लगा करके जानवर को पकड़ने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ पिंजरा, दूसरी तरफ कैमरा और साथ ही जो वनकर्मी हैं वो लगातार यहाँ घूम रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि इस जानवर के आतंक से लोगों में दहशत फैल चुकी है। अगर हमले की बात करें तो 20 दिन में भेड़िए के 11 हमले हो चुके हैं। 2 बच्चों की मौत के साथ 9 घायल हैं। बहराइच के दर्जनों गाँव में ये हमले देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल भी इसी तरह भेड़िए का आतंक दिखाई दिया था। बीते साल के हमलों में 9 लोगों की जान गई थी। इसके बाद सरकार ने ऑपरेशन वुल्फ चलाया था। अब एक बार फिर बहराइच में आदमखोर का आतंक है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़िया पकड़ा नहीं जा सका है। लोगों में डर है, इसीलिए वो खुद लाठी डंडा लेकर पहरा देने को मजबूर। बहराइच के जिन गांवों में भेड़ियों की दहशत है, वहां ग्राम प्रधानों ने साइकिल पर स्पीकर लगवाकर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया है। सुबह, दोपहर और शाम को लोगों को आगाह किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रणवीर की रिपोर्ट देखिए। बहराइच में अलग अलग गांवों में जिस तरह से जंगली जानवरों की दिक्कत है, उसको देखते हुए कई ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने की कवायद की है। कुछ ऐसा ही हुआ भौरी गांव में भी। मैं इस वक्त उसी भौरी गांव में मौजूद हूं और एक साइकिल वाला जो आते हुए दिखाई दे रहा है, इस साइकिल में एक स्पीकर लगा हुआ है और इस स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता है कि लोग सावधान रहें, जंगली जानवरों का आतंक है, अंधेरा होने के बाद घरों से ना निकलें। इस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है। इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा इसको ज़रा बंद करना, इसमें क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? इसमें भेड़िया जो आया है उसी के बारे में अनाउंस हो रहा है। लोगों को सावधान रखने के लिए। जी। कितनी बार घुमाते हो साइकिल?
ये 3 बार। अच्छा, कब कब? एक सुबह, एक सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक, मतलब सुबह 2-3 घंटे घुमा देते हैं, फिर दोपहर में, फिर रात 8 बजे निकालते हैं, फिर 2-3 घंटे रात में घुमा देते हैं। अच्छा, लोगों को जागरूक करने के लिए तो असर पड़ रहा है, लोगों का कुछ मान रहे हैं लोग? हाँ। प्रधान जी, आप प्रधान जी हैं? ये प्रधान जी आपने करवाया है? जी जी हमने करवाया। क्या है ये मतलब कवायद इसमें? ये ऑडियो वगैरह कौन बनवा के भेजता है? अब ऑडियो जो है अब वहाँ से आया था तो हमारे तो मंत्री जी ने नहीं वन विभाग से नहीं, हाँ गाँव पंचायत से आया था बीडीओ साहब द्वारा। हाँ तो उसी रोज बीडीओ साहब ने ऑडियो आपको भेज दिया और कहा कि ये सब व्यवस्था करवाइए। कितने दिन से सब चल रहा है? बस तो 8 तारीख से। 8 तारीख से जी। मान लीजिए रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए, है ना, तो जंगली जानवरों का डर है, तो क्या करेंगे? जी तो जनस्थ सूचना है तो अब डॉक्टर लोग हैं छोटे छोटे यहाँ पर लोग है, क्लिनिक है। अच्छा खबर मिलती है तो हम लोग जो है अब से अगर बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो फिर इकट्ठा करेंगे लोगों को? हाँ हाँ इकट्ठा करेंगे, गांव में हैं जो है अब साधन है, गाड़ियाँ हैं। जी 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 तो स्कूल जा रहे हो बच्चों? हाँ। भेड़िया आया है? हाँ। डर लगता है? हाँ हाँ। डर लगता है? स्कूल जाने में डर लगता है? नहीं लग रहा है। तो भेड़िया कितने दिन से यहाँ घूम रहा है? 10-12 दिन से यहाँ पे। रात में मम्मी लोग निकलने देती हैं घर से? नहीं। क्या कहती हैं? आइए बढ़ते हैं आगे। खबर गाजा से, जहां इजरायली सेना को एक और बड़ी सफलता मिली। आईडीएफ ने गाजा में हमास सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी हेड महमूद यूसुफ अबू अल खैर समेत 10 बड़े आतंकवादियों को एक हमले में ढेर कर दिया है। इजरायली सेना ने एक पोस्ट में बताया कि हमास की बुरेज बटालियन में सैन्य खुफिया विभाग का डिप्टी हेड सिम महमूद यूसुफ अबू अल खैर मारा गया है। उसे उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने हमले में मार गिराया है, जबकि 20 से ज्यादा सैन्य ढांचों को ध्वस्त किया गया। ये वो कार्रवाई है जो इजराइल कर रहा है, लेकिन गाजा का क्या हाल है? गाजा में कैसे सिस्टम है? भूलने नहीं देंगे। गाजा का हर बाशिंदा आज दुनिया से यही कह रहा है, अपनी हालत, ये तस्वीरें, बर्बाद होता गाजा भूलने नहीं देंगे। हमसे आंख मत फेरिए, हमारी हालत को देखिए। वक्त के साथ गाजा इतिहास के गर्त में समाता जा रहा है। 21 लाख की आबादी वाला गाजा खंडर सा दिखता है। सिर्फ बम धमाकों का शोर सुनाई पड़ता है। सुबह शाम सिर्फ बारूद की तस्वीरें सामने आती हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इजराइल का क्लियर ऑर्डर है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। अब पूरे गाजा पर नियंत्रण हासिल करना है। הכוח נפגע כתוצאה מפיצוץ מטען בעת פעילות התקפית בשכונת ג'ניינה שברפיח. כוחות צה"ל פועלים בשכונת ג'ניינה ומשמידים תשתיות טרור. במרחב עדיין יש תשתיות תת-קרקע שטרם הושמדו. इजराइल ने जब से गाजा शहर पर कब्जे का ऐलान किया, तब से यहाँ ताबड़तोड़ तरीके से हमले हो रहे हैं। गाजा शहर में रहने वालों को पहले ही आगाह कर दिया था कि यहाँ से दूसरे हिस्सों में चले जाएं, क्योंकि सेनाएं हमास के खिलाफ अब एग्रेसिव मोड में कार्रवाई करेंगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब से अब तक गाजा से 3 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। ये लोग साउथ गाजा की तरफ भेजे जा चुके हैं। यहाँ इजराइल ने कैंप बना रखे हैं, जहाँ लोगों को रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन कैंपों के हालात को लेकर कई बार आवाज उठा चुका है, क्योंकि ये कैंप रहने लायक नहीं है। लोग भी कहते हैं صعب جدا قد ما تتصور، في الشاطئ، في الامن العام، في المخابرات، في النصر، في بير الناجي، في المعسكر، في جباليا، في النازل، في كل مكان في قصف، فيش مكان امن، لا في الجنوب ولا في الشمال، ما ان غير رب العالمين. في غزه مأساوي في ظل العمليه العسكريه، وهي لسه ما بدتش العمليه العسكريه، بس هي عمليه غارات مكثفه على كل المناطق، فنبينا ان نهرب بارواحنا واجسامنا حفاظا على حالنا وعلى اولادنا. يعني الوضع صعب. ما ايش فيش وضع في غزه؟ ايش غزه اصلا عشان يكون لها وضع؟ 4 ايام في الطريق، بدك احلى من هيك وضع؟ بننام في الشارع، بنصحى في الشارع، بننام في الشارع، قلبونا دواب، بنشد الكرات بدل الحمير. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इजराइल जिस तरह से गाजा में हमले कर रहा है वो नरसंहार है, और उन्होंने ये रिपोर्ट इजराइल के अधिकारियों और वहां के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार की थी। इसमें बताया गया था कि पिछले 2 साल से गाजा में नरसंहार जारी है, लेकिन खुद संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट पर अपनी मोहर नहीं लगाई और इजराइल ने भी इसका विरोध किया। जब लगने लगा है कि गाजा में इजराइल फंसने लगा, क्योंकि रोजाना मौत के आंकड़े बढ़ने लगे, तो अमेरिका सामने आया। अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया
हालांकि फिलिस्तीन का दावा है कि अक्टूबर 2023 से अभी तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, करीब 2.25 लाख घायल हैं। लेकिन इजराइल कहता है कि हम हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाते रहेंगे। आपको बता दें, इजराइल की गाजा पर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में यहूदियों पर हमला किया था। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी के जवाब में ये अटैक हो रही हैं। बढ़ते आगे, अब उन खबरों की पेशी कराएंगे जो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। गुजरात में एक महिला की जिद खूब वायरल है। महिला 2 गोलगप्पे कम मिले, इसी से नाराज होकर सड़क पर बैठ गई, बच्चों की तरह रोने लगी। महिला सूरसागर झील के पास गोलगप्पे खाने गई थी। पानीपुरी वाले ने महिला को 20 रुपए में 6 गोलगप्पों की जगह 4 ही खिलाए। इससे नाराज होकर महिला सड़क पर बैठ गई और खूब ड्रामा किया। यूपी के कन्नौज में एक सिरफिरे आशिक की करतूत वायरल। यूपी के कन्नौज में एक सिरफिरे आशिक की करतूत वायरल। आरोपी को कुछ दिन पहले महिला छोड़कर चली गई थी। इसी बात से नाराज शख्स ने महिला के दोनों बच्चों को गन पॉइंट पर लिया, बच्चों को घंटों बंधक बनाए रखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सन की आशिक का वीडियो वायरल। राजस्थान के कोटा में घी चोरी वायरल। दरअसल कोटा के संजय नगर फ्लाईओवर पर चलते लोडिंग ऑटो से बाइक सवार युवकों ने देसी घी की एक पेटी शातिराना अंदाज में चोरी की और फरार हो गए। खास बात यह रही कि पीछे चल रहे बाइक सवारों ने इस वारदात का वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद में एक कार एक्सीडेंट वायरल। करीमनगर में एक तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर उछलकर दूसरी तरफ सड़क की रेलिंग से जा टकराई। गनीमत रही हादसे में कार सवार को मामूली चोट आई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद। यूपी के उज्जैन में अनोखा मामला। युवक को जिस सांप ने काटा उसी सांप को लेकर युवक अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचते ही लड़के के हाथ से सांप छूट गया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सांप पर युवक की दरियादिली का वीडियो खूब वायरल। जयपुर में बदमाशों की फायरिंग का वीडियो वायरल। कोटा शहर के भीमगंज मंडी थाना में बदमाशों ने रेस्टोरेंट में की फायरिंग। रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारियों ने डटकर बदमाशों का सामना किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। दिल्ली पुलिस की रेड सुर्खियों में। पुलिस भगवान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। उसका गैंगस्टर्स से कनेक्शन होने का शक था। छापेमारी के दौरान पुलिस को 1.5 किलो सोना, 14 किलो चांदी और 46 लाख रुपए बरामद हुए। वीडियो वायरल। बिहार की राजनीति में डांस और गीत भी ट्रेंडिंग। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव सिंगर अवतार में दिखे, कुर्सी पर बैठकर पब्लिक के सामने गाया गाना। कचहरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सिख संगत और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें दिखाई। Hello, Moto. Moto G96 5G. All eyes on you. Motorola presents Question of the Day. देश की जेन जी किसकी सुनेगी, राहुल गांधी या बीजेपी?